हेलो एवरीवन। एक्चुअली आज एक बार मैंने रिकॉर्ड किया, वॉइस उसमें नहीं रिकॉर्ड हो पाया, जिस वजह से ये पीडीएफ में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं कुछ चीज़ें रीराइट भी करूँगा। तो आज 16 अक्टूबर 2025 है। कल जो भी न्यूज इवेंट चर्चा में रहे 15 तारीख को यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस इवन किसी भी वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए कैसे भी जरूरी हैं, तो उसे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट पे हम यहाँ पे देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू है। यहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए पेन ले लूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो 2 एमसीक्यू तक आपको जरूर देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा अगर आपको डेली फॉलो करना है नहीं करना है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यहाँ पे पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब सरकार देखो, वनडे एग्जाम में पूछेगा कैसे कि मिशन दृष्टि किससे संबंधित है, लेकिन यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा। यूपीएससी पूछेगा, घुमा फिरा के कुछ स्टेटमेंट देगा। तो हम यहाँ पे दोनों एंगल्स देखेंगे। अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि मिशन दृष्टि एक तरह का एक प्राइवेट स्पेस मिशन है। ठीक है ना, तो ये पता चल गया, ये आपके लिए काफ़ी वनडे एग्जाम में। और कुछ अलग अलग फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वगैरह होता है, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन हाँ, इससे आपको ये पता चल गया कि वनडे एग्जाम में इस तरह का एमसीक्यू आएगा। यूपीएससी में क्या पूछेगा, यूपीएससी में स्टेटमेंट देगा, इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप बाय द प्राइवेट स्टार्टअप। अब आपको क्या पता है प्राइवेट स्टार्टअप ने किया या इसरो ने किया, किसने किया? तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट जानना है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट स्टार्टअप भारत में इतने सक्रिय हो गए हैं कि उन्होंने इस तरह का मिशन पहली बार लॉन्च किया है। ठीक है, तो फर्स्ट है मल्टी सेंसर है, अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला है। अब अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट की खासियत क्या होती है कि तो बॉर्डर को भी देखेगा, एग्रीकल्चर को भी देखेगा, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखेगा, डिजास्टर को भी देखेगा। हर तरह की जो सुविधाएं हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उपलब्ध कराता है। तो ये यहाँ पे इसका पर्पज है, इस सैटेलाइट का भी यही पर्पज है, मिशन दृष्टि जिसे कहा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है, इट विल कैरी सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार को कैरी करेगा, जिससे आइडेंटिफाई करने में, या अगर हम बात करें पूर्वानुमान करने में या डाटा कलेक्ट करने में उसकी मदद मिलेगी। यह भी बात यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज इंटेंडेड एक्सक्लूसिवली फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन। यह सिर्फ मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए इंटेंडेड है या उसके लिए यूज होने वाला है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए, ये जो सैटेलाइट है ना, ये हर तरह की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराएगा। अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला सैटेलाइट है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी, सबकी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराएगा। अब इसके यूज की जो श्रेणी कैटेगरी कौन कौन, जैसे गवर्नमेंट है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज है, वो सभी को क्या करेगा, कैपेबल करेगा। इस सैटेलाइट अगर हम बात करें तो 160 किलोग्राम के आसपास है ना। और अगर हम बात करें तो यूआर जो राव सेंटर है इसरो का, वहाँ से इसे क्या किया गया है, वहाँ पे बेहतरीन जो परीक्षण किया गया, सब जांच की, उसके बाद इसे लॉन्च किया गया है। और इसका रिजोल्यूशन, इसकी खासियत है 1.5 मीटर तक इसका रिजोल्यूशन है, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जो मिशन दृष्टि है, यहाँ पे अगर हम बात करें, किसी भी मौसम में, किसी भी दिन, किसी भी समय पृथ्वी का डाटा ऑब्जर्व कर लेगा। इस तरह के मिशन 8 से 12 लॉन्च किए जाएंगे 2029 तक। तो अगर आप देखें तो भारत का जो प्राइवेट स्पेस का इरा है ना, जो अंतरिक्ष जैसे स्पेस मिशन है, उससे शुरुआत हुई थी, भारत ने की थी, उसको यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, उसकी शुरुआत की जा रही है। यूएस वगैरह में आपको पता है कि जैसे स्पेस एक्स है, इस तरह की प्राइवेट संस्थाएं, लेकिन भारत में नहीं एक्टिव थी, वो अब भारत में भी धीरे धीरे एक्टिव हो रही हैं। ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा हमने यहाँ पे जान लिया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है, मिलिट्री वाला, जाहिर सी बात है, तो 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। अगले एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में है, अगले एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अस्त्रा मार्क 2 के बारे में। अब जो अस्त्रा मार्क 2 उसके बारे में कहना चाह रहा है कि इट इज़ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अब देखिए, अस्त्रा क्या है, ये आपको पता है, नहीं पता तो आप नहीं टैकल कर पाएंगे ना। अब मैं आपको कुछ जानकारी इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए, डीआरडीओ नामक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, वो रक्षा संबंधी इक्विपमेंट बनाता है, ये आपको पता होगा। उसने क्या किया है, एयर से लेके एयर में मारक क्षमता वाली एक मिसाइल लॉन्च की है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 90 से 100 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है ना। अब ये जो भारत का विमान है सुखोई, उसमें से इनबिल्ड भी कर दी गई है। तो ये एक तरह का, अगर हम बात करें, बियॉन्ड द विजुअल रेंज, जहाँ दिखाई नहीं देता उस एरिया में भी जाकर आइडेंटिफाई करने में, मार करने में सक्षम है। ये चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखनी है, अस्त्रा मार्क 2 के बारे में, जिसे अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। ठीक, अब स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि ये बियॉन्ड द विजुअल एंड एयर टू एयर, मैंने आपको बताया ही, सही है। दूसरा, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ। कंट्रीब्यूशन किसका यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन ओवर द 50 पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे आपको बात करें, 50 से अधिक सार्वजनिक निजी उद्योगों का योगदान है इसमें। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इट हैज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद द जो तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे LCA बोला जाता है, उसे एक्टिव किया गया है। तो देखिए, अभी से सिर्फ सुखोई में एक्टिव किया गया है। लाइट कॉम्बैट जो तेजस एयरक्राफ्ट है,
वो उसमें एक्टिव नहीं किया। दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है कौन सा, LAC तेजस, तो उसमें अभी इसको एक्टिव नहीं किया, सिर्फ सुखोई में से डाला गया। सुखोई शायद हमने इसे कहाँ से लिया था, हमने इसे USSR से लिया था, बेसिकली रूस से लिया था, और वो वहीं जो तेजस है उसे हमने इंडिजिनस है, हमने खुद उसको बनाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, लिम्स के बारे में बात हो रही है। क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर, लिम्स क्या है आपको पता है या नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आखिर लिम्स है का लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम। लिम्स क्या है, अगर हम बात करें तो भारत में अभी आप सुने होंगे कि डेटा जो अदालत वगैरह है ना, उनका रियल टाइम विजुअलाइजेशन, रियल टाइम उनको दिखाना, लाइव स्ट्रीमिंग की बात यहाँ पे चल रही थी, तो उसमें यहाँ पे लिम्स चर्चा में आ गया। ठीक है, लिम्स क्या एक डैशबोर्ड है लाइव केस स्ट्रीमिंग का, लाइव केस स्ट्रीमिंग का क्या डैशबोर्ड है। ठीक है, जिसे किसने लॉन्च किया है, जिसे लॉन्च किया है जो हमारा जो लॉ मिनिस्ट्री है ना, उसने लॉन्च किया है। ठीक, अब यहाँ पे पर्पज़ क्या है कि हर तरह के केस दिखाया जाएगा, नहीं, यहाँ पे पर्पज़ ये कि जो ऐसे केसेज जो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ रहते हैं, जैसे भारत संघ बनाम ये मामला, भारत संघ बनाम वो मामला आप सुनते होंगे, उनके खिलाफ मामलों को यहाँ पे विजुअलाइज किया जाएगा। ये पहला पर्पज़ यहाँ पे इसका मेनली है। इसको लॉन्च कर दिया गया कब, 2016 के आसपास पहली बार इसे लॉन्च किया गया था। 2020 तक में इसे अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया। अभी रिसेंट में लाइव स्ट्रीमिंग की यहाँ पे बात चल रही है। स्टेटमेंट कहना चाह रहा है इट प्रोवाइड रियल टाइम डाटा विजुअलाइजेशन, तो रियल टाइम डाटा विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, रियल टाइम डाटा विजुअलाइजेशन इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिम्स सुपरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस के द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा, सही बात है। तीसरा, इसको इंट्रोड्यूस किया 2020 में, मैंने आपको बताया इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तीसरा हटा दो, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। अगले MCQ यहाँ पे किसके बारे में है, बालसम फूल के बारे में है। अब क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश आपको पता होगा, अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी जो तमांग है, तमांग एरिया अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी तमांग है, जो पश्चिमी तमांग है वहाँ पे बालसम का एक नए फूल की खोज हुई। बालसम कहाँ पे, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद स्टेटमेंट बन रहा है कि जो बालसम है न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है बालसम फ्लावर का, ये बात एकदम यहाँ पे सही है। अब बालसीमोनोरा फैमिली का भी है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा, इट वॉज डिस्कवर्ड इन द मोस्ट सैडेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन शेरगांव अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के शेरगांव छायादार वन क्षेत्र में खोज हुई है। तीसरा, इट बिलोंग टू द रोजीजा फैमिली, रोजीजा फैमिली को बिलोंग करता है या रोजेसी फैमिली को बिलोंग करता है, तो रोजेसी फैमिली को बिलोंग नहीं करता, वो रोज बिलोंग करता है उस फैमिली को। ये बालसीमोनोरी आई थिंक एक फैमिली है जो बालसम फूल की होती है, उसको बिलोंग करता है वेस्ट, और यहाँ पे खोजा गया है। ये जंगल के हिली एरिया में अगर आप देखो 2 किलोमीटर ऊंचाई पर ये उगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके लिए कुछ जानकारी थी, वो हमने यहाँ हिसाब से साझा कर ली। तीसरा ऑप्शन हटा दो आप, तो 1, 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्रूज स्केप सिस्टम के बारे में। क्रूज स्केप सिस्टम क्या होता है कि जब क्रू अचानक से मान के चलिए यहाँ से रॉकेट जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर हवा में गया, रॉकेट ख़राब हो गया, कुछ भी जल गया, आग लग गई, तो क्रू उसमें गया है, जो गया है, जो स्पेस में जा रहा है, जैसे मान चलिए भारत गगनयान लॉन्च कर रहा है, तो उसमें से क्रू को कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए एक सिस्टम है क्रू स्पेस सिस्टम, जो क्रू को बाहर निकाला जाएगा पैराशूट के थ्रू, पुलिंग और पुशिंग मेथड के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है। बेसिकली जैसे पुलिंग मेथड क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है कि पुलिंग और जो पुलिंग मेथड होता है उसमें भारत का जो गगनयान मिशन है वो पुलिंग मेथड का यूज किया जाएगा खींचने का। फिर पुश मेथड जो स्पेस एक्स फॉल्कन की जो सैटेलाइट होते हैं वो पुश मेथड का यूज किया जाता है। उतना डिटेल से तो नहीं आएगा, लेकिन आपको बस क्रू स्पेस इसके सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब CES डिजाइन किया गया था इसको कब, अगर हम बात करें CES का डिजाइन किया गया, क्विकली मूव टू क्रू मॉड्यूल सेफ डिस्टेंस फ्रॉम फॉलिंग लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो क्रू मॉड्यूल को असफल रॉकेट से सुरक्षित दूरी पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था कि रॉकेट जल जाए पर क्रू बच जाए हमारा। दूसरा, CES क्लासिफाइड इनटू पुलर एंड पुशर टाइप, पुलर और पुशर टाइप में इसको क्लासीफाई किया गया, सही बात है। तीसरा, इट इज़ मेनली यूज इन ड्यूरिंग द री एंट्री फेज स्पेसक्राफ्ट, इसे री एंट्री के दौरान यूज़ किया जाता है। ऐसी बात नहीं है यहाँ पे, जरूरी नहीं है, इसे ज़्यादातर क्या है कि जब कोई सैटेलाइट में प्रॉब्लम हो जाती है, खराबी हो सकती है, तब क्रू स्केप सिस्टम को यहाँ पे यूज़ किया जाता है क्रू को एस्केप करने के लिए। सही आंसर 1 और 2 इसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ इसमें जानने लायक है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। अगले MCQ किसके बारे में यहाँ पे है, सडन इन्फेंट डेथ रेट के बारे में, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है। अभी क्या हुआ कि अचानक से जो छोटे छोटे बच्चे इन्फेंट होते हैं, जो 1 साल से कम के होते हैं, उनकी मौत होने के बहुत सारे आंकड़े आने लगे, तो एक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। उस सिंड्रोम को क्या कहा जाता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, उस सिंड्रोम को कहा जाता है। अब ये सडन इन्फेंट जो डेथ सिंड्रोम है वो क्या करता है, अगर हम बात करें तो अचानक से बच्चों की मौत हो जाती है, खाट मृत्यु उसके बोले जाते हैं, खटिया में लेटे हैं या मतलब आराम कर रहे हैं, उनकी मौत हो गई। इस वजह से अगर आप देखेंगे ये खास तौर पे 6 महीने के आसपास जब तक बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और 1 साल के जब बच्चे होते हैं तब तक का चांस रहता है कि इस तरह की मृत्यु अचानक से हो सकती है। ठीक है, तो अक्टूबर में बहुत ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डाटा है, तो पता चला यहाँ पे जो CES का कल मैंने करंट अफेयर किया था ना, तो उसमें मैंने CES के बारे में बताया था, तो उसको
तो यहाँ पे बाल मृत्यु के संबंध में आंकड़े आए थे। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो बाल मृत्यु है ज़्यादा हो रही है, तो इस सिंड्रोम का यहाँ पे चर्चा में आ गया, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जिसे कहा जाता है। ठीक है, बार बार ये, हाँ, अब इट रिफर द सडन एंड अनएक्सप्लेन डेथ ऑफ इन्फेंट, ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि शिशुओं की अचानक मृत्यु हो जाती है अकारण, ये बात एकदम करेक्ट है। दूसरा, द सिंड्रोम इज मोर कॉमन इन्फेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ में बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, वैक्सीनेशन आर कंसिडर्ड एज अ मेजर कॉज ऑफ सिट्स, वैक्सीनेशन इसका प्रमुख कारण है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। नहीं तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, वैक्सीनेशन से नहीं होता, वैक्सीन लगाने से थोड़ी इस तरह की मृत्यु हो रही है, वो अचानक हो रही है, एक उसका मतलब एक सिंड्रोम इसलिए इसको बोला जा रहा है, तो वैक्सीन इसका कारण नहीं है। तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ओनली हो जाएगा। अगला एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में, यहाँ पे सियोम रिवर को लेकर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। अरुणाचल प्रदेश में एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है जिसको शुरू किया जाएगा 2028 में शुरू किया जाएगा, कब 2028 शुरू किया जाएगा, सियोम रिवर पर है। अब अगर हम बात करें अगर हम ये नॉर्थ ईस्ट का मैप देखिए तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आती है, ब्रह्मपुत्र रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसको कहा जाता है सियोम। अब ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सियोम है उसमें 2 पार्ट है सियोम को, वेस्टर्न है और ईस्टर्न है। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे एक नेशनल पार्क जिसे मौलिंग नेशनल पार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मौलिंग नेशनल पार्क। कई बार मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, सबके बारे में नाम दफा है, चाहे मौलिंग हो, इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इट इज़ प्रपोज 1000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द सियोम रिवर अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सियोम नदी पर प्रस्तावित है, 1000 मेगावाट का है। दूसरा, इसको मैनेज कर रहा है कौन, निपको अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इसको मैनेज कर रहा है। तीसरा, मौलिंग इसके वेस्ट में है। अब इन तीनों में बताना है आपको कौन सा सही स्टेटमेंट है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि मौलिंग इसके वेस्ट में नहीं है बल्कि ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में है। तो ईस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ही होगा, ठीक है। सॉरी निपको के द्वारा इसको मैंने नहीं किया जा रहा है, मैंने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, किसी और अथॉरिटी के द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है। मैं आई थिंक कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन सी अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कौन सा सही आंसर, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फेयर से फुर्सत। अब क्या है मामला कि जो भारत में एयर की जो फ्लाइट की रेट्स होती हैं, आप सोचते होंगे भाई इतना ज़्यादा वोलेटाइल क्यों होती है, कभी 5000 किसी दिन के 4000, 8000, 10000, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनवोलेटाइल रहता है। तो जिस वजह से यहाँ पे सरकार ने कहा कि हम ऐसा कुछ सिस्टम लॉन्च करेंगे जिससे क्या हो कि किराया में क्या हो, खास तौर पे यूनिनिमस हो, सामान बहुत ज़्यादा फेरबदल ना हो, ठीक है। तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लिए ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इनसे लेके एक जुड़ी हुई स्कीम है, आपको पता होगा उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, आई थिंक 2016 में लॉन्च किया गया था, एक बार आप देख लीजिएगा कब लॉन्च किया गया था। तो इसका पर्पज़ क्या है कि आम लोगों को, हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर पाएँ, ये इसका पर्पज़ था। लेकिन अभी इस स्कीम का जो फेयर से फुर्सत है उसमें ऑफर किया जा रहा है पैसेंजर को फिक्स एयर फेयर रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ बुकिंग डेट को ध्यान में न रखते हुए फिक्स रेट उनको तय कर दिया जाएगा। दूसरा, इट इज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अलायंस एयर टू प्रमोट ईजी ऑफ फ्लाइंग इन इंडिया, भारत में हवाई यात्रा को सुविधा बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया है। तीसरा, इसमें सभी घरेलू डोमेस्टिक एयरलाइंस आ जाएंगी, नहीं, खास तौर पर जो सरकार के जो ध्यान में जो एयरलाइंस ऐसी चल रही हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं उनको लेके यहाँ पे सभी एयरलाइंस के लिए बाइंडिंग एक तरह का नहीं है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया है कि बाइंडिंग है ऐसा कुछ भी। तो इस वजह से तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, आज थोड़ा कम टाइम में डिस्कशन करने का प्रयास किया गया है ना। आपको कैसा लगा जरूर बताएं दोस्तों, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।